Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss the part second of your biology chapter first, that was the living world. इसका हम introduction part जो है वो पढ़ चुके हैं. जब हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 1 जो बनाया था वो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है उसमें, और आपको ये बता दिया गया है किस तरह से हमने बायोलॉजी का जो है लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में हमें इस यूनिट में, पूरा जो आपका यूनिट चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सब डिस्कस कर लिया था हमने. सारे कंटेंट्स को देख लिया था, अर्नेस्ट मेयर के बारे में भी पढ़ लिया था. उसके साथ ही साथ हमने बहुत सारी वो बता दिए थे मैंने आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फैसिनेट करेंगी इस चैप्टर में, क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी पढ़नी, एज इंट्रोडक्शन आपको जानना ज़रूरी था. तो वो सब डिस्कस हो चुका है. जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को वो ज़रूर एक बार उसको भी देख ले टाइम निकाल कर. इंट्रोडक्शन स्किप करना एक बहुत वो चीज़ है, हम सोचते हैं नहीं क्वेश्चन आता, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया तो आपको आगे का समझ भी नहीं आएगा और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द इंट्रोडक्शन वीडियो. ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज़ लिविंग पर. इस वाले जो ये वीडियो है उसमें हम व्हाट इज़ लिविंग का ही पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है और ये सब कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है. तो दिस इज़ सिंपलेस्ट, बहुत सिंपल है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. व्हाट इज़ लिविंग? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जब भी हम कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ है जो जिंदा है, जो जीवित है, तो हम कन्वेंशनली मतलब ये पहले से ऐसा चलता आया है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट को सेंस करना, यानी कि स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलस आता है उसको कैसे रिस्पॉन्स करना, ये सब कुछ हम क्या मानते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग कर सकता है. और सूटेबल रिस्पॉन्स हमारे माइंड में आ जाता है किसी भी फीचर को देखते हुए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, और चीज़ हम कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म वैसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट, ये सब कुछ चीज़ें हम ऐड कर देते हैं. सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होना, इंटरैक्ट करने की एबिलिटी होना किसी के साथ, है ना. तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी लिविंग के, जब हम लिविंग को कन्वेंशनली थिंक करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. अब हम इन्हीं चीज़ों को जो है मोर डिटेल्ड वे में जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट इसमें आता है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है. हम देखते हैं जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की ग्रोथ भी हम देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, हमारी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. और कितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, माइन्यूट भी क्यों ना हो, उनकी जो है ग्रोथ होती है. जैसे अमीबा में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो अमीबा का बेसिकली एक सर्टेन बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट ग्रोथ होने के बाद जो है उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो वही उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बेसिकली रिप्रोड्यूस करना. तो इस तरह से हर एक का कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज हैं, हर एक का ग्रोथ होता ही है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमें डिफाइन करना है तो फर्स्ट हम ग्रोथ को क्राइटेरिया ले लेंगे. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. वही मैं अमीबा का बता रही थी आपको, ये चीज़ याद रखनी है, मास इंक्रीज ह्यूमन बीइंग का या किसी और ऑर्गेनिज्म का, लेकिन नंबर इंक्रीज होना भी एक तरह से ग्रोथ होता है. जब हम माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, बहुत ही जो माइक्रो उसमें होते हैं, माइक्रो लेवल पर होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो उनकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर में इंक्रीज होना भी, लाइक अमीबा का रिप्रोडक्शन होना, बाइनरी फिजन की प्रोसेस होना, ये सब भी जो है ग्रोथ की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ग्रोथ की, एक तो मास एंड नंबर. अब मल्टी सेल्यूलर का मतलब पता होना चाहिए, हैविंग मेनी सेल्स. हमें ये हमने पहले भी डिस्कस करा होगा आप लोगों ने जब आप छोटी क्लासेस में रहे, लाइक 9th and 10th, तो वहाँ पे भी हमने मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर को हमने डिस्कस किया था. तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है हैविंग मेनी सेल्स, जिस ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सेल्स होते हैं. हम सबको पता है मल्टी सेल्यूलर, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी, बर्ड्स, जितने भी हमारे बर्ड्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी हो गए, एनिमल्स हो गए जो हमारे होते हैं, तो वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं. और यूनिसेलुलर में आपके बैक्टीरिया आ गए, प्रोकैरियोट्स आ गए, ये सब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं. अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी है आपका इस बुक में, तो हम इसको भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ग्रोज बाय सेल डिवीजन.
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके सेल डिवाइड होते हैं और वो ग्रो होते हैं। हमारे क्या होता है, हमारी बॉडी में भी सेल्स डिवाइड होते हैं, एक से मोर सेल्स बनते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी हमने एक सेल थ्योरी पढ़ी थी 9th क्लास में, आई डोंट नो कि इसमें है या नहीं है, बट एक सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो है वो एक सिंगल सेल से ही जो है इतना ज़्यादा जो है बड़ा हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग भी जो है वो एक सिंगल सेल से ही रिप्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि एक सिंगल सेल से ही जो है इतने सारे सेल्स की जो है कॉपीज़ बनती हैं और फिर इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्योंकि सेल बड़ा नहीं होता, सेल के नंबर्स इंक्रीज होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जितने भी हम देखते हैं कि जितने भी जाइजेंटिक हमारे एनिमल्स होते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि सेल्स बड़े नहीं होते, उनके सेल्स तो उतने ही छोटे होते हैं जितने एक नॉर्मल हम सब में होते हैं, जितने जो साइज होता है सेल्स का। लेकिन उसमें क्या होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स में सेल्स होते हैं। तो ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, डिवीजन होता है उनका, उसे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स की बात करें तो उनमें ग्रोथ जो है सेल डिवीजन के थ्रू, ये लाइफ स्पैन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। हमने ये भी 9th क्लास में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होने के कारण जो है उनमें होल लाइफ जो है वो ग्रो करते हैं, जबकि ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। एक एज तक ही वो ग्रो करते हैं, फिर उनकी एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और एनिमल्स में भी ऐसे होता है कि एज तक ग्रोथ होने के बाद एजिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, उनकी लाइफ स्पैन, जब तक प्लांट की रूट्स, हम प्लांट को या ट्री को रूट से नहीं निकाल देते तब तक उसके अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, वही बता रही हूँ मैं। उसके बाद एजिंग स्टार्ट होती है, एक सर्टेन एज तक जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी की होती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सेल डिवीजन जो है, एक तो हमने देखा कि ग्रोथ करने के लिए, और दूसरा जहाँ पे हमारी सेल्स जो है वो वॉर्न आउट हो जाती है उस जगह पर रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन्स होते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे हमारे आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो इनके एक सर्टेन लाइफ स्पैन होती है ना। आरबीसीज जो है वो 120 डेज, वैसे डब्ल्यूबीसीज जो है फ्यू आवर्स टू 1 वीक, मतलब बहुत कम लाइफ स्पैन होता है डब्ल्यूबीसीज का भी। तो ये चीज़ बताई गई है कि इस तरह से वो जो है एक टाइम के बाद वॉर्न आउट हो जाते हैं, तो उन सेल्स को रिप्लेस किया जाता है फिर, तो उसके लिए भी सेल डिविजन हमारी जो है होती है बॉडी में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर मतलब वही जो हम अमीबा की बात कर रहे हैं वो सब यूनिसेल्युलर, जिसमें 1 सेल है वो यूनिसेल्युलर है। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन वाइट्रो कल्चर्स। इन वाइट्रो कल्चर्स जो है ये हमारा वो कल्चर है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा के और उनकी स्टडी की जाती है, तो इसको हम इन वाइट्रो कल्चर्स बोलते हैं। बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम सेल्स को काउंट कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे इवेंट्स जो है वो होते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी का मास को ही हम जो है ग्रोथ मानते हैं। इंक्रीज अगर हम म्यूचुअल बात करते हैं तो हम यही मानते हैं कि बॉडी में अगर इंसान की बॉडी ग्रो हो रही है इट मीन्स उसका मास इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम ये क्राइटेरिया मान लें कि ग्रोथ, जैसे हमने ऊपर क्या डिस्कस किया कि हाँ भाई ग्रोथ तो होती है, तो ग्रोथ को क्राइटेरिया मान लेते हैं हम कि हाँ ग्रोथ, लिविंग को अगर डिफाइन करना है तो ग्रोथ हमने एक क्राइटेरिया माना। लेकिन हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के भी मास को इंक्रीज कर सकते हैं। माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। जैसे माउंटेन्स देखते हैं उनकी साइज बढ़ता जाता है, माउंटेन्स का साइज बढ़ता जाता है, फिर वैसे बोल्डर्स है, सैंड माउंट्स है, इनके साइज धीरे धीरे हम देखते हैं बढ़ते जाते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे माउंटेन्स का अगर साइज बढ़ता है, मास उनमें आता है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। माउंटेन्स में रॉक्स वगैरह जो है, मतलब ऐसी इस तरह से जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पे जो है इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे इस एक्यूमुलेशन के कारण जो है माउंटेन्स में या सैंड माउंट्स वगैरह का जो मास है वो बढ़ जाता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई बाहर से एक्सटर्नल थिंग आके उनकी बॉडी में नहीं जो है इकट्ठा होता, एक्यूमुलेट नहीं होता। ग्रोथ जो है वो इनसाइड होती है। Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organisms. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems.
अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि डेड ऑर्गेनिज्म है तो वो तो लिविंग ही था, लेकिन वो भी फिर ग्रो नहीं करता है, तो वो भी लिविंग कंडीशंस में नहीं आता। इसीलिए हम ग्रोथ को भी नहीं एक फैक्टर मानते, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, देख लिया हमने कि कैसी प्रॉब्लम होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ उनके मास को ही, अगर हमने सपोज एक माउंटेन का, या किसी माउंटेन तो चलो बहुत बड़ा है, कोई सैंड ड्यून है, कोई सैंड माउंट है, उसका ही एक बार हमने वो देख लिया, मास को जो है वो पूरा मेजर कर लिया है कुछ भी, उसके कुछ टाइम के बाद हमने देखा 1 वीक 2 वीक, चलो 5 वीक 6 वीक्स के बाद, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ हमें इंक्रीमेंट नज़र आया, तो हम क्या मान लेंगे कि वो जो है वो लिविंग है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि नहीं, हम उसे लिविंग तो नहीं मान सकते। तो हमें तो पता है कि वो माउंटेन है, लेकिन हम उसके पर्सपेक्टिव से लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि लिविंग है या नहीं है। कोई बाहर से आया, हम किसी और प्लैनेट गए, तब हम कैसे डिफाइन करेंगे लिविंग है या नहीं है। तो इंक्रीज इन बॉडी मास होने के कारण हम ये मानेंगे कि वो चीज़ लिविंग है, लेकिन एक्चुअली में वो लिविंग नहीं होती। इसीलिए हम लिविंग को भी जो है इस टर्मिनोलॉजी से हटा देते हैं कि लिविंग का जो ये मास का और इसका जो ग्रोथ है, उसको भी हम इस टर्म को भी हटा देते हैं लिविंग को डिफाइन करने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेक रेप्लिकास ऑफ देमसेल्व्स, कैन प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स, तो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन को भी हम क्राइटेरिया मानते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। और ऐसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो फीचर्स सेम टू सेम नहीं होते, क्योंकि हमने ये 10th क्लास में हेरिडिटी में पढ़ा था कि ये हमेशा जो है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स आती ही हैं। ये नेचुरल है कि एरर्स आते हैं, तो सेम टू सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, भले ही सिमिलर हो बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। Invariably and implicantly we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. जैसे कि हम अगर फंगी की बात करते हैं तो फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एक्सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो स्पोर्ट्स के कारण जो है वो जो है क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। तो ये आपको अलग अलग बता रखे हैं, ये तो हमें पता ही है कि सबका अलग अलग मेथोडोलॉजी है। स्पोरोजेनेशन हो गया किसी का, जैसे कि इनका बेसिकली स्पोर्ट्स का ये होता है। उसके बाद हमारा लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे ईस्ट हो गए, हाइड्रा हो गए, इनका बडिंग होता है प्रोसेस। प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया को हमने देखा था रीजनरेशन होता है, उसमें एक प्लानेरिया 3 प्लानेरियाज में डिवाइड हो जाता है, ये हमने 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फ्लैट वॉर्म्स इनको हम बोलते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यही होता है उसमें कि उसका जो टॉप पार्ट होता है वो बॉटम पार्ट को ग्रो कर लेता है, जो बॉटम पार्ट होता है वो टॉप पार्ट को ग्रो कर लेता है, और इस तरह से पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट्स जो है वो मिल करके पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्डअप कर देते हैं। द फंगाई, द फिलामेंटेनियस एल्गे, जैसे हम फंगाई की बात करते हैं, फिलामेंटेनियस एल्गे जो हमारा स्पाइरोगायरा होता है ना, द प्रोटेनेमा ऑफ मोजेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सब फ्रेगमेंटेशन को ओबे करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा मैंने बता दिया, बाइनरी फिजन रिप्रेजेंट्स सिनोनिमस विद ग्रोथ। इनके साथ ग्रोथ के साथ सिनोनिमस होता है, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे कि किस तरह से जो है वो सिनोनिमस होता है। That is increase in the number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. तो अगर हम बात करें इन्हीं की, हमने मल्टी सेलुलर में तो एक मान लिया टर्म की, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई अपने प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, इट मीन्स वो लिविंग है। लेकिन जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, माइक्रोब्स की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में ग्रोथ और ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की जो रिप्रोडक्शन की पावर है, इन दोनों को हम बराबर मानते हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वली होती हैं। अमीबा है तो वो बहुत ही छोटा है, इतना माइक्रोब है वो, इतना छोटा है वो, माइक्रो लेवल पर आ रहा है, इतना लोअर ऑर्गेनिज्म में है वो कि इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल है। Further, there are many organisms which do not reproduce moles, sterile worker bees, infertile human couples, etc. तो ये सब भी चीज़ें जो है, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो हमारे organisms हैं, mules वगैरह, sterile worker bees जो होती हैं, ये एक्चुअली में क्या नहीं कर सकती, प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। तो क्या हम इनको नॉन लिविंग मान लेंगे? यहाँ पर फिर से आपको ये चीज़ों को समझना है, जो हमने ऊपर देखा कि किस तरह से ग्रोथ वाला जो फैक्टर था वो हमारा नेग्लेक्ट हो गया, उसी तरह से यहाँ पर ये फैक्टर भी रिजेक्ट हो जाएगा। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of producing and replicating by itself. ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कुछ लिविंग को भी हमें, अगर हम इसी क्राइटेरिया को मान लेते हैं, तो लिविंग चीज़ों को भी हमें नॉन लिविंग बनाना पड़ेगा। लाइक वर्कर बीज,
म्यूल्स, इनको भी हमें जो है नॉन लिविंग बनाना पड़ जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि हम इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। अनदर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म, और मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया आपको कि जो भी चीज़ हमारे बॉडी में होती है वो सब हमारी मेटाबॉलिज्म है। जितने भी रिएक्शंस दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, नॉट इन ह्यूमन बॉडी, इन एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, दैट इज मेटाबॉलिज्म, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को ही डिफाइन करती है। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे केमिकल से बनी हुई, कार्बन और अदर मेनी अदर केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है। These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। जैसे हमने ये डाइजेशन वगैरह में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से जो है हम जो खाते हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है और बाद में क्या बन जाता है ना, ग्लूकोज का बनना और ग्लाइकोलाइसिस होना, ये सब कुछ जो है इसी चीज़ को बताता है किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। भाई मैंने कहा कि ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं और ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बिल्डअप करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बी द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे वो मल्टीसेलुलर, उन सब में कुछ ना कुछ जो है ऐसा होता ही रहता है। तो ये हमने देखा कि ये सब चीज़ें होती रहती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगी हो, चाहे माइक्रोब्स हो, हर एक में जो ये एग्जिबिट होता ही है। अरे जो भी बॉडी में प्रोसेस होती है ना वो सब मेटाबॉलिज्म में आ जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ तो हो ही है जो भी लिविंग है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। वही मैं बता रही थी आपको, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है ऑल टुगेदर उसको ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये आपके डेफिनेशन होगी, इसको फुल मार्क कर लेते हैं हम। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का कोई अपने बॉडी का इंटरनल मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी हैं जो हम बॉडी के आउटसाइड में देखते हैं इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम मतलब इसमें सेल्स नहीं होते। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने में थोड़ा हो रहा होगा कि क्या बोल रही है, ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो हम वायरस की बात करेंगे अभी थोड़ा आगे जाके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर एक रिएक्शन हो रही है परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब हम कुछ रिएक्शंस ऐसी करते हैं जो सेल फ्री सिस्टम में होती है। सेल फ्री मतलब सेल नहीं होता, हमारी बॉडी का कोई सेल नहीं होता उसमें, लेकिन वो रिएक्शंस हो रही होती है और वो वही मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में होती है। जैसे कि ग्लूकोज का बिल्डअप होना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होना। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस जो आप अपनी लैब में भी करते हो। ये पूरी लाइन से बता रही हूँ मैं आपको, जो मैंने कहा कि नहीं समझ में आ रहा है देख लो अब इसको एक बार। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं कि लैब में आप करते हो कोई रिएक्शन, है ना, सपोज आपने लैब में बहुत सारी चीज़ें होती, कोई भी रिएक्शन कर लो, ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन अगर आप लैब में सेटअप बना के करने लग गए तो एक्चुअली वो ना तो लिविंग मानी जाएगी नॉन लिविंग। उस केस में हमने मेटाबॉलिज्म को भी फिर क्या करा, हटा दिया। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म को भी हम कैसे मान सकते हैं भाई, यहाँ तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हम बाहर भी कर पा रहे हैं, है ना, केमिकल लेबोरेटरी में हम कर पा रहे हैं मेटाबॉलिज्म को। तो यहाँ हम ये थोड़े मान सकते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ केमिकल अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन वहाँ हो रही है, वो सेम टू सेम रिएक्शन जो ह्यूमन बॉडी में होती है, कंबशन जो ह्यूमन बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, अगर वो परहैप्स अगर किसी भी उस तरह से हो सकता है सिचुएशंस को बनाकर, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम ये मान लें कि वहाँ पे चीज़ें लिविंग है। तो उस सिचुएशन में उसको हम ना तो लिविंग मान सकते हैं ना ही नॉन लिविंग मान सकते हैं। इसीलिए hence while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। तो हम क्या मानते हैं कि जैसे मेटाबॉलिज्म जो है इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, ये एक डिफाइनिंग फीचर है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन वाइट्रो, अगर हम देखें कुछ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, है ना, जो आइसोलेटेड होती है, जो बॉडी के बिना हो रही हैं, आर नॉट लिविंग थिंग्स। ये हमें लिविंग थिंग्स को तो नहीं बताती बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। लेकिन हमें ये बतानी है कि ये चीज़ें लिविंग रिएक्शंस हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग रिएक्शंस ही हो रही हैं उस लैब में, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है। यही मैं बता रही थी
Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life forms. इसीलिए हमने क्या मान लिया नेक्स्ट थिंग कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल पे ह्यूमन बॉडी या कोई भी जो बॉडी बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली लिविंग है वो उसका सेल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने बाद में एक्सेप्ट किया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल का होना, सेल के बेसिस पे और सब कुछ का ऑर्गेनाइज होना ही क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का। लाइफ फॉर्म्स उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन होती है। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस को हमने मान लिया नेक्स्ट थिंग कि हम मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, सबसे ज़्यादा फीचर जो हम जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि वेदर द थिंग इज लिविंग और नॉट। अगर कोई कुछ भी चीज़ है, कोई ऑर्गेनिज्म को हमने देखा, हमें चेक करना है कि वो लिविंग है या नहीं, तो बेसिकली हम कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको देते हैं। सबसे पहले तो हम ये तो नहीं देखते कि वेदर इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग और समथिंग एल्स, नो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको कोई स्टिमुलाई देख के देखते हैं कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि यस वो लिविंग है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो बेसिकली वो डेड है। अगर हमें नोन है कि हाँ ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हमें नोन नहीं है कि ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम उसको नॉन लिविंग मान लेते हैं। तो इसको भी माना गया है कि दिस कुड बी फिजिकल। अब ये जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं फिजिकल हो सकता है कि हमने स्टिक से किसी इंसेक्ट को जो है ट्राई किया स्टिमुलस देने का कि ये रिएक्ट करता है या नहीं करता। माइमोसा पुडिका हो गया एक्सेट्रा, ऐसे कुछ प्लांट्स को हमने टच करके देखा कि वो रिएक्ट करता है या नहीं करता, रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता स्टिमुलाई के थ्रू। अब यहाँ पे फिजिकल हो गया। केमिकल, हम केमिकल स्टिमुलस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, जो हमारा कीमोट्रोपिज्म वगैरह होता है, तो केमिकल स्टिमुलस उसमें आता है। बायोलॉजिकल स्टिमुलस भी होता है पॉलन ग्रेन्स का और ये सब कुछ। तो ये सब हम देखते हैं कि इस तरह से जो है हमारे तीनों तरह के स्टिमुलस जो है वो वर्क करते हैं। वी सेंस आर एनवायरनमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास या ऑर्गेनिजम्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, उनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। ये हमने 10th में भी पढ़ा है कि कैसे फैक्टर्स के थ्रू जो है प्लांट जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। लाइट हो गया है ना, फोटोट्रोपिज्म होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, कीमोट्रोपिज्म होता है और बहुत सारे अलग अलग थर्मोट्रोपिज्म और बहुत सारे हम देखते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, तो वो भी रिएक्ट कहीं ना कहीं जो है वो करते हैं। वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो भी क्या होता है, रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आता है ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। चाहे वो प्रोकैरियोट हो, प्रोकैरियोट मतलब जो हमारे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, और यूकैरियोट जो हमारे मॉडर्न मतलब जो हमारे अब के सेल्स बन रहे हैं, मतलब जो अब जो हमारी बॉडी जो है प्रिमिटिव बॉडी जो होती है उसे हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। और यूकैरियोट यानी कि जो अब हमारी बॉडी जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी हो गई है, उसको हम यूकैरियोट बोलते हैं। और सेल्स में भी डिफरेंस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में होता है बेसिकली। तो ये सब कुछ हम देखते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो लाइक बैक्टीरिया, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो लाइक ह्यूमन बीन, लेकिन वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल क्यूज के साथ जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। बैक्टीरिया का एडेप्टेशन होना, ह्यूमन बीन का चेंजेस आना है ना, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आना, ये सब हमारा बता रहा है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड हो गया हमारा जो जितने टाइम तक सनलाइट मिलती है उससे बहुत चीज़ों पे इफेक्ट हम देखते हैं, ब्रीडर्स वगैरह पर भी पड़ जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज में जो भी केमिकल्स आ रहा है उसको हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हम सब हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग को लेकर क्या है, अवेयर है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसलिए हम मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ही सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है। हम अपने बारे में जानते हैं, हम अपने आप से अवेयर होते हैं। इतना ज़्यादा कोई भले ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, वैसे अवेयरनेस तो हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। अगर आप उसको परेशान करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, अवेयर होता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है भी ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसमें ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा ओनली ऑर्गेनिज्म माना गया जो अपने आप के लिए अवेयर होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसमें होती है, कॉन्शियसनेस सब में होती है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स में होती है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा। अब हमने क्या कहा कि कॉन्शियसनेस को हमने मान लिया, अगला पर्सपेक्टिव ये ना लिखते जाओ किसी जगह पर, ठीक है। हमने अलग अलग एक एक को ले लिया है और फिर हम उसको किस तरह से
पहले हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम किस तरह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर लास्ट में हम निगोशिएशन पर आएंगे कि आखिर क्यों हमने इन सब चीज़ों को मान लिया है, अभी भी हम मानते हैं इन सब चीज़ों को लिविंग उस स्टेट में। इसके पीछे ये है कि ये एक ही चीज़ नहीं, सारी चीज़ों को हम लेकर डिफाइन करते हैं। We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स कोमा में रहते हैं हॉस्पिटल्स में, अब इनके पास तो कॉन्शियसनेस नहीं है, दे आर सपोर्टेड बाय मशीन्स। तो यहाँ इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये ब्रेन डेड है इनका। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, भाई हम बता रहे हैं कि इन पे तो कॉन्शियसनेस है ही नहीं। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। अब इनको जो कोमा में चले गए, इनको हम लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. जब हम higher classes में, higher में तो हम आ ही गए हैं 11th में, but जब हम और higher 12th और further studies करेंगे इन सब topics पर, तब हम देखेंगे किस तरह से जो है living phenomena are due to underlying interactions। हमारे अंदर जो interactions होती हैं उनसे हमारा ये सब कुछ जो है, जो ये सब हम जितने भी aspects हमने पढ़े वो सब determine होता है। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells। हर एक चीज़, जितने भी टिश्यूज़ वगैरह देखते हैं, ये सब एक तरह का इंटरेक्शन ही होता है। ये सब हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular component कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जो सेलुलर सेल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो मॉलिक्यूलर उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो भी ऑर्गेनल में जो रहता है वो एक इसी इंटरैक्शन के कारण ही अराइज होता है। जो हमने देखा, इंटरैक्शन से ही सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. ये phenomena true है कि interactions होते हैं, ठीक है, ये एक true phenomena बताया जा रहा है in the hierarchy of organizational complexity। जब हम complexity देखेंगे organisms के बीच में तो हम इसको accept करेंगे धीरे धीरे, जब हम इसको study करेंगे आगे तब हम इसको देखेंगे क्या बताना चाह रहा था ये topic हमको। Therefore we can say that living organisms are, इसीलिए अब जो ये सब कुछ को हमने जब देखा, पूरी तरीके से देखा कि नहीं ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो हम कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे रिजेक्ट करें, तो हम एक इस चीज़ में पहुंचे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन है, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। इवॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है, इवॉल्विंग इवोल्यूशन वर्ड से आया है, ये इसका इंग्लिश टर्म से आया, वो टर्म आपको ध्यान देना है। इवॉल्विंग, इवॉल्व हो जाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कुछ टाइम के बाद जो है उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, अडेप्टेशंस आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज भी आ जाता है, तो उसे हम इवॉल्विंग कहते हैं। भले ही वो इवोल्यूशन बहुत स्लो है, बहुत ही स्लोली होता है, लेकिन ड्रास्टिक होता है बाद में, बहुत टाइम के बाद अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो इट इज़ वेरी ड्रास्टिक। जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वो चीज़ें हो जाती है जब हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ भी जो है रिस्पॉन्स ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो सब कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये लाइफ, अर्थ पे जो लाइफ है उसकी स्टोरी है पूरी। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे हमने इवॉल्व किया है उसके बारे में हम जानते हैं। बायोलॉजी में ये चीज़ हमें पता है कि स्टोरी किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टोरी है। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से कहाँ हम आ गए, अब हमसे आगे क्या होगा, इवोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। अब हम मानते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, डायनासोर्स की, फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बात करें, लेकिन हर एक जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। हम भी डायनासोर्स के साथ लिंक है, भले ही हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन हम क्यों, क्योंकि हम सबका एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारी जीन्स में है वो कॉमन है। लेकिन वेरिंग डिग्रीज का मतलब ये है कि हम सब में जो वो चीज़ जो कॉमन है उसकी डिग्री अलग अलग है, मतलब वो उसका जो हम मानते हैं ना कि उसका कितना ज़्यादा एक्सपोनेंट है तो वो कम है। डायनासोर्स के साथ हम कम हैं, मंकीज़ के साथ हम ज़्यादा हैं, तो ये डिग्रीज डिफरेंट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सबके साथ जो है जुड़ रखे हैं। अब वो कितना ज़्यादा कितना कम, ये थोड़ा सा हमारा जो है डिफरेंस है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को
ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकें और साथ में जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स आएंगे और जो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हो चुका है उसको आप अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। और ये हमारा बेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।